हाय एवरीबॉडी, आज का टॉपिक रिलेटेड सब्सटेंसेस कैलकुलेशंस इन फार्मा इंडस्ट्रीज। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो रिलेटेड सब्सटेंसेस की क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन में अप्लाई किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। इसमें 4 तरीके के मेथड है। पहला मेथड एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड, दूसरा मेथड इंप्योरिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपैरिजन, तीसरा मेथड एपीआई स्टैंडर्ड से कंपैरिजन और चौथा मेथड डाइल्यूटेड टेस्ट से कंपैरिजन। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि करेक्शन फैक्टर या रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर कहां पे यूज होता है और कैलकुलेशन में हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रिलेटेड सब्सटेंसेस कैलकुलेशंस इन फार्मा इंडस्ट्रीज। जब हम एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज करेंगे तो हम इंजेक्ट करेंगे ब्लैंक, प्लेसिबो, सिस्टम सुटेबिलिटी और टेस्ट सॉल्यूशन। ये 4 इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं और हम कैलकुलेशन में लेते हैं एनी सेकेंडरी पीक या सिंगल हाईएस्ट इंप्योरिटी या एनी इंडिविजुअल इंप्योरिटी। जिस इंप्योरिटी पीक का रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा होता है उसका रिस्पॉन्स डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, यानी कि इंप्योरिटी पीक्स प्लस प्रिंसिपल पीक, जो मेन पीक है उसको ऐड करेंगे। और इसमें एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे, ब्लैंक की पीक को एक्सक्लूड करेंगे, प्लेसिबो की पीक को एक्सक्लूड करेंगे और डिसरिगार्डेड पीक्स को एक्सक्लूड करेंगे। तो इसको एक्सक्लूड करने के बाद जो एरिया बचते हैं, जो पीक रिस्पॉन्सेस बचते हैं, उनको सबको ऐड करने के बाद जो एरिया आएगा उसे हम बोलेंगे टोटल एरिया। तो हमने देखा एनी इंडिविजुअल इंप्योरिटी यानी एनी सेकेंडरी पीक या सिंगल हाईएस्ट इंप्योरिटी डिवाइडेड बाई टोटल एरिया इनटू 100। ये तो हो गया एनी इंडिविजुअल इंप्योरिटी का कैलकुलेशन। अब इसी तरीके से सम ऑफ ऑल पीक्स अदर देन प्रिंसिपल पीक डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 100। ये हो गया सम ऑफ ऑल इंप्योरिटीज यानी कि टोटल इंप्योरिटी का कैलकुलेशन फॉर्मूला। तो हमने देखा परसेंटेज एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड में हमने एनी सेकेंडरी पीक या सिंगल हाईएस्ट इंप्योरिटी यानी इंडिविजुअल इंप्योरिटी निकाली और टोटल इंप्योरिटी का कैलकुलेशन। अब बात करते हैं इंप्योरिटी इवैल्यूएशन इन टेस्ट सॉल्यूशन बाय यूजिंग इंप्योरिटी स्टैंडर्ड की। तो हम यहाँ पे क्या क्या इंजेक्ट करेंगे, ब्लैंक इंजेक्ट करेंगे, प्लेसिबो इंजेक्ट करेंगे। अगर फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं, एपीआई है तो प्लेसिबो यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ब्लैंक, प्लेसिबो, सिस्टम सुटेबिलिटी, रेफरेंस सॉल्यूशन जो कि यहाँ पे हमारा इंप्योरिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। ये सिंगल भी इंजेक्ट हो सकता है, रेप्लिकेट भी हो सकता है एज पर गिवन प्रोसीजर। इसके बाद हम टेस्ट सॉल्यूशन इंजेक्ट करेंगे जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल होगा। अगर हमने रेप्लिकेट इंजेक्ट किया है ऊपर रेफरेंस सॉल्यूशन, तो हम रेफरेंस सॉल्यूशन का ब्रैकेटिंग यानी कि इंप्योरिटी स्टैंडर्ड का ब्रैकेटिंग इंजेक्ट करेंगे। और सिस्टम सुटेबिलिटी अगर हमने ऊपर इंजेक्ट किया हुआ है तो सिस्टम सुटेबिलिटी का ब्रैकेटिंग इंजेक्शन लगाएंगे। आइए देखते हैं इंप्योरिटी स्टैंडर्ड यूज करने के बाद कैलकुलेशन क्या रहेगी। इंप्योरिटी पीक का रिस्पॉन्स in test solution divided by impurity standard into impurity standard dilution divided by test dilution into potency divided by 100 into 100। अगर API है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम फॉर्मुलेशन में रिलेटेड सब्सटेंसेस का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो ऊपर हमने प्लेसिबो इंजेक्ट किया होगा। इस केस में कैलकुलेशन फॉर्मूला हो जाएगा impurity response in test solution divided by impurity response in standard solution into impurity standard dilution divided by test solution into potency of impurity standard divided by 100 into average weight of the formulation divided by label claim into 100। तो इस फॉर्मूले से हम नॉन इंप्योरिटी का रिस्पांस पता करेंगे। अगर हमें टोटल इंप्योरिटीज पता करनी है तो हम टोटल इंप्योरिटीज का रिस्पांस पता करेंगे। यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है, अगर हमने कंपैरिजन सिमिलर स्टैंडर्ड से हम कर रहे हैं यानी कि इंप्योरिटी स्टैंडर्ड नोन है और उसी इंप्योरिटी का हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो आरआरएफ या सीएफ लगाने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर या करेक्शन फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम एपीआई स्टैंडर्ड यूज करके इंप्योरिटी पीक का रिस्पांस इन टेस्ट सॉल्यूशन इवैल्यूएट करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे उसमें क्रोमेटोग्राफिक सीक्वेंस क्या रहेगा। तो यहाँ हम इंजेक्ट करेंगे ब्लैंक, फिर प्लेसिबो, अगर फॉर्मुलेशन है तो हम प्लेसिबो इंजेक्ट करेंगे। ब्लैंक हो गया, प्लेसिबो हो गया, सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन हो गया, रेफरेंस सॉल्यूशन हो गया, टेस्ट सॉल्यूशन हो गया,
और ब्रैकेटिंग रेफरेंस सॉल्यूशन हो गया, ब्रैकेटिंग सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर रेफरेंस सॉल्यूशन का ब्रैकेटिंग सॉल्यूशन हम तभी इंजेक्ट करते हैं जब हमने ऊपर रेप्लिकेट में रेफरेंस सॉल्यूशन इंजेक्ट किया है। तो आइए देखते हैं कि एपीआई स्टैंडर्ड यूज करने के बाद कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या होगा। Impurity response in test solution divided by API standard response into standard dilution divided by test dilution into potency of API standard divided by 100 into 100। अगर हमने API यूज किया है तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं impurity response का कंपैरिजन हम API स्टैंडर्ड से कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं 0.2 ppm का रिस्पॉन्स जो API का आया है उतना ही इम्प्योरिटी का रिस्पांस 0.2 ppm का सिमिलर आएगा, तो ये जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर कंपैरिजन इम्प्योरिटी का, यानी कि अगर मैं पैरासीटामोल टैबलेट की बात करूं तो पैरासीटामोल टैबलेट में हम पैरासीटामोल API से कंपेयर कर रहे हैं पैरासीटामोल की इम्प्योरिटी को, यानी कि दोनों के रिस्पांस में फर्क रहेगा। इस रिस्पांस को कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे करेक्शन फैक्टर या फिर रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर। करेक्शन फैक्टर रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर। अब करेक्शन फैक्टर अगर हम यूज करने वाले हैं कैलकुलेशन में तो हम न्यूमरेटर में यूज करेंगे, और अगर हम रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर यूज करने वाले हैं तो हम रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। के लिए अगर हमने फॉर्मुलेशन यूज किया है तो कैलकुलेशन फार्मूला आ जाएगा इम्प्योरिटी रिस्पांस इन टेस्ट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय एपीआई स्टैंडर्ड रिस्पांस इनटू एपीआई स्टैंडर्ड डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय टेस्ट डाइल्यूशन इनटू पोटेंसी ऑफ एपीआई स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज वेट डिवाइडेड बाय लेवल क्लेम इनटू 100। अभी इसमें कमी है करेक्शन फैक्टर या रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर की, तो इनटू अगर हम करेक्शन फैक्टर लगाने वाले हैं तो इनटू करेक्शन फैक्टर होगा ऊपर यानी न्यूमरेटर में। अगर हम रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर लगाने वाले हैं तो करेक्शन फैक्टर नहीं लगाएंगे, रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर नीचे लगा देंगे जो कि होगा डिनोमिनेटर में। तो कैलकुलेशन फार्मूला ये हो गया। करेक्शन फैक्टर या रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर कैसे इवैल्यूएट करते हैं ये मेरी आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर हमें सम ऑफ ऑल इम्प्योरिटी लेना है तो सम ऑफ ऑल इम्प्योरिटी में हम इंडिविजुअल कैलकुलेशन करके उसको ऐड करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे स्टैंडर्ड की। तो आइए देखते हैं क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में क्या क्या सोल्यूशन इंजेक्ट करेंगे। ब्लैंक इंजेक्ट करेंगे, प्लेसिबो इंजेक्ट करेंगे। अगर फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं, एपीआई की बात कर रहे हैं तो प्लेसिबो इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने ब्लैंक इंजेक्ट किया, प्लेसिबो इंजेक्ट किया, सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन इंजेक्ट किया, रेफरेंस सॉल्यूशन जो कि यहाँ पर डाइल्यूटेड टेस्ट होगा, यानी कि जो टेस्ट सॉल्यूशन सैंपल सॉल्यूशन हमने बनाया है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उसी को हम डाइल्यूटेड फॉर्म में एज ए रेफरेंस सॉल्यूशन यूज करेंगे, यानी कि एज ए स्टैंडर्ड यूज करेंगे और इसी से कंपेयर करेंगे। तो अगर हमने रेफरेंस सॉल्यूशन मल्टीपल यानी कि रेप्लिकेट इंजेक्शन इंजेक्ट किया है तो फिर हम टेस्ट सॉल्यूशन इंजेक्ट करने के बाद ब्रैकेटिंग रेफरेंस सॉल्यूशन भी लगाएंगे और ब्रैकेटिंग सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन भी लगाएंगे। आइए देखते हैं डाइल्यूटेड टेस्ट एज ए रेफरेंस सॉल्यूशन या एज ए स्टैंडर्ड यूज करने के बाद हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ आरएस इन एपीआई या फॉर्मुलेशन कैसे करने वाले हैं। जब भी हम डाइल्यूटेड टेस्ट एज ए रेफरेंस सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड यूज करते हैं तो जनरली फार्माकोपिया में जो लैंग्वेज दी होती है उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो कैलकुलेशन फॉर एनी इंडिविजुअल इम्प्योरिटी यानी कि एनी सेकेंडरी पीक या सिंगल मैक्सिमम इम्प्योरिटी, उसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया होगा, उसकी कैलकुलेशन के लिए लैंग्वेज दी होगी। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इवेलुएट करना है हमने। दूसरा हमें दिया होगा सम ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज का, जब भी हम डाइल्यूटेड टेस्ट यूज करेंगे तो एनी सेकेंडरी पीक और सम ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज। और तीसरा क्राइटेरिया जो कि जनरली दिया होता है डिसरिगार्ड एरिया का, कि कितना एरिया ऑफ रेफरेंस सॉल्यूशन का हम डिसरिगार्ड कर सकते हैं। उस टेस्ट सॉल्यूशन में जो पीक्स आई हैं उन पीक्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया दिए होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है टेस्ट सॉल्यूशंस में जितनी पीक आई हैं सारी इंटीग्रेट हो गई, ब्लैंक की पीक को हमने हटा दिया, प्लेसिबो की पीक को हटा दिया, डिसरिगार्डेड पीक को हटा दिया। इसके बाद जो इम्प्योरिटी पीक्स बचती हैं उसमें हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी एरिया रिस्पांस किस पीक का है और दैट विल बी
एनी इंडिविजुअल इम्प्योरिटी या एनी सेकेंडरी पीक या सिंगल हाईएस्ट इम्प्योरिटी। यहाँ पर लैंग्वेज क्या बोल रहा है, पहला क्राइटेरिया देखिए, इन द क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन्ड विद द टेस्ट सॉल्यूशन एरिया ऑफ एनी सेकेंडरी पीक इज नॉट मोर देन 0.5 times the area of principal peak in the chromatogram obtained with reference solution। यानी कि प्रिंसिपल पीक के एरिया के 0.5 टाइम्स के बराबर कोई इंप्योरिटी रिस्पांस आया तो दैट विल बी 0.5%, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है 0.5%। दूसरा क्राइटेरिया, द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द सेकेंडरी पीक इज नॉट मोर देन द एरिया ऑफ प्रिंसिपल पीक इन द क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन्ड विद द रेफरेंस सॉल्यूशन। अगर रेफरेंस सॉल्यूशन के प्रिंसिपल पीक के एरिया के बराबर इंप्योरिटी का सम आ गया, सारी इंप्योरिटीज का सम आ गया, तो ये इक्विवेलेंट होगा 1% के। तो तीसरा क्राइटेरिया, इग्नोर एनी पीक विद एन एरिया लेस देन 0.1 टाइम्स द एरिया ऑफ पीक इन द क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन्ड विद द रेफरेंस सॉल्यूशन, यानी कि 0.1%। अगर हम हमारा रेफरेंस सॉल्यूशन में प्रिंसिपल पीक का एरिया का 0.1 टाइम्स एरिया से नीचे कोई भी पीक है तो हम उसको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, उसको डिसरिगार्ड करेंगे। तो हमारे पास अब दो चीजें बची, एनी सेकेंडरी पीक और दूसरा सम ऑफ ऑल इंप्योरिटी। सेकेंडरी पीक के लिए फॉर्मूला हो गया सिंगल हाईएस्ट इंप्योरिटी डिवाइडेड बाय रेफरेंस सॉल्यूशन एरिया इनटू 0.5। अब ये पूरे ब्रैकेट में आ जाएगा इनटू 0.5, क्योंकि आप इससे समझिए रेफरेंस सॉल्यूशन का 0.5 टाइम्स अगर एरिया के बराबर इंप्योरिटी रिस्पांस हुआ तो हमारा जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो 0.5% हो जाएगा, इसलिए हम इसको इनटू 0.5 कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब सम ऑफ ऑल इंप्योरिटीज की बात करें तो सम ऑफ ऑल इंप्योरिटीज में एरिया रिस्पांस ऑफ ऑल इंप्योरिटीज डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल पीक रिस्पांस इन रेफरेंस सॉल्यूशन। अब ये बोलता है कि अगर इसके बराबर हो गया इनटू 1% के बराबर होगा। रेफरेंस सॉल्यूशन के एरिया के बराबर रेफरेंस सॉल्यूशन यानी कि डाइल्यूटेड टेस्ट में जो रिस्पांस आया है, अगर इस रिस्पांस के बराबर सारी इंप्योरिटीज का रिस्पांस हो जाएगा तो ये 1% हो जाएगा, यानी कि इनटू 1%। तो कैलकुलेशन फार्मूला हो गया सम ऑफ ऑल इंप्योरिटीज रिस्पांस डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल पीक रिस्पांस इन रेफरेंस सॉल्यूशन यानी डाइल्यूटेड टेस्ट इनटू 1, जो भी आएगा ये परसेंटेज में सम ऑफ ऑल इंप्योरिटीज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं रिलेटेड सब्सटेंसेस के क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए जो भी मेथड्स फार्मा इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं वो सारे आपको क्लियर हो चुके हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या लर्न किया। आरएस की कैलकुलेशन में कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड, इंप्योरिटी स्टैंडर्ड यूज करके हम आरएस का इवैल्यूएशन करते हैं, एपीआई स्टैंडर्ड यूज करके हम आरएस का इवैल्यूएशन करते हैं, और डाइल्यूटेड टेस्ट एज ए रेफरेंस और स्टैंडर्ड यूज करके हम आरएस का इवैल्यूएशन करते हैं। हमने ये भी देखा रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर हम कहाँ पे लगाएंगे या करेक्शन फैक्टर कहाँ पे लगाएंगे और इसकी पोजीशन कैलकुलेशन में कहाँ होगी। उम्मीद करता हूँ रिलेटेड सब्सटेंसेस की कैलकुलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई लर्निंग मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे कम से कम 5 फार्मा प्रोफेशनल्स को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।